हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में। बहुत छोटा वीडियो होगा लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बनाऊंगा ताकि आपको जब आप एग्जाम्स में लिखोगे तब आप विथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिख पाओ। तो बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं दोस्तों। ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है ना, इसे ना आपको सुनने में मजा आएगा, आपको एक कहानी की तरह लगेगा। ओके, तो शुरू करता हूँ। देखो, द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 टू 1859, ये एक वाइड स्प्रेड लेकिन अनसक्सेसफुल रेबेलियन था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के खिलाफ, जो एक सॉवरिन पावर की तरह फंक्शन करती थी ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिवॉल्ट के बारे में। ये सबसे पहला एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। मतलब इंडियंस के जरिए ये सबसे पहला एक रेजिस्टेंस था कि हम तुम लोगों का जुल्म नहीं सहेंगे। ठीक है, ये शुरू हुआ था एक रिवॉल्ट के रूप में जो सिपॉइज ने किया था। सिपॉइज मतलब कंपनी के आर्मी के सिपाही। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इसमें मासेस का भी पार्टिसिपेशन हो गया। मतलब धीरे धीरे इसमें नॉर्मल सिटीजन्स भी ज्वाइन हो गए। ठीक है, इस रिवॉल्ट को कई सारे नामों से जाना जाता है। सिपॉय म्यूटनी, यह नाम यूज करते हैं ब्रिटिश हिस्टोरियंस। इंडियन म्यूटनी, ग्रेट रिबेलियन, ये इंडियन हिस्टोरियंस यूज करते हैं ये वर्ड ग्रेट रिबेलियन। रिवॉल्ट ऑफ 1857, इंडियन इंसरेक्शन और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। ओके, तो अभी जो मेन चीज पढ़ना है हमें, कॉजेस ऑफ रिवॉल्ट। ये रिवॉल्ट हुआ क्यों? क्योंकि देखो, अचानक तो ये नहीं हो सकता ना कि इंडियंस में एक रात में आ जाए कि चलो ब्रिटिश पर अटैक करते हैं। ऑब्वियसली कुछ कॉजेस थे इसके पीछे। पहला है पॉलिटिकल कॉज। देखो, ब्रिटिश का पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन एक मेजर रीजन था। ब्रिटिश ने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और डायरेक्ट एनेक्सेशन के थ्रू कई इंडियन स्टेट्स को अपने कंट्रोल में ले लिया था। बहुत सारे इंडियन रूलर्स और चीफ्स को उन्हें उनके राज्य से हटा दिया गया, जिस वजह से दूसरे रूलिंग फैमिलीज में भी डर पैदा हो गया कि उनका भी वही हाल होगा। देखो, रानी लक्ष्मीबाई के एडॉप्टेड सन को झांसी का किंग बनने नहीं दिया गया। सतारा, नागपुर और झांसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत एनेक्स कर लिया गया। जयपुर, संबलपुर और उदयपुर भी एनेक्स किए गए। अवध को लॉर्ड डलहौसी ने एनेक्स किया, मेल एडमिनिस्ट्रेशन का बहाना बनाकर। इसके बाद हजारों नोबल्स, ऑफिशियल्स, रिटेनर्स और सोल्जर्स जॉबलेस हो गए। पहले जो लॉयल था अवध, अब हॉटबेड ऑफ डिसकंटेंट बन गया। ठीक है, तो अभी आपको समझना जरूरी है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो आई होप आपने अपने क्लास 7 की हिस्ट्री में पढ़ा है। फिर मैं बोलता हूँ, ये ब्रिटिश टेक्निक सबसे पहली बार लॉर्ड डलहौसी ने 1840s में यूज की थी। इसमें यह रूल था कि अगर किसी हिंदू रूलर का नेचुरल एयर नहीं है तो वो एडॉप्शन या सक्सेसर अपॉइंट नहीं कर सकता, और ऐसे रूलर के मरने के बाद ब्रिटिश उसका राज्य एनेक्स कर लेंगे, यानी कब्जा कर लेंगे। इसके अलावा ब्राह्मण्स भी काफी डिसकंटेंटेड थे क्योंकि उनका रेवेन्यू छिन गया था और उनकी पोजीशंस चली गई थी। फिर आता है सोशल एंड रिलीजियस कॉज। देखो दोस्तों, इस रिवॉल्ट के पीछे ना बहुत कॉज है, बस एक कॉज से इतना बड़ा रिवॉल्ट नहीं हो सकता। ओके, तो दूसरा कॉज क्या है? सोशल एंड रिलीजियस कॉज। देखो, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का रैपिड स्प्रेड पूरे देश में लोगों को चिंता में डाल रहा था। 1850 के एक हिंदू एक्ट ने हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को चेंज कर दिया, जिसमें एक हिंदू जो क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करता था वो अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर सकता था। ठीक है, लोगों को ये पक्का भरोसा हो गया कि गवर्नमेंट इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की प्लानिंग कर रही है। सती, फीमेल इन्फेंटिसाइड जैसे प्रैक्टिस को एबोलिश करना और विडो रिमैरिज को लीगलाइज करने वाले लॉज को लोग एक थ्रेट के रूप में देख रहे थे अपने एस्टेब्लिश्ड सोशल स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन मेथड्स का इंट्रोडक्शन हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए उनकी ऑर्थोडॉक्सी को डायरेक्टली चैलेंज कर रहा था। इवन रेलवेज और टेलीग्राफ का इंट्रोडक्शन भी लोगों के लिए सस्पिशियस था। और फिर आता है इकोनॉमिक कॉज। देखो, रूरल एरियाज में
पीजेंट्स और जमींदार्स ब्रिटिश कंपनी के हेवी टैक्सेस और स्ट्रिक्ट रेवेन्यू कलेक्शन मेथड से बहुत नाराज थे। कई लोग इतने हेवी रेवेन्यू डिमांड्स और मनी लेंडर्स के लोन रिपे नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्होंने अपने जनरेशनल लैंड्स तक खो दी। ज्यादातर सिपॉइज भी पेजेंट्री क्लास से बिलोंग करते थे, इसलिए जो तकलीफ गांव के लोग झेल रहे थे उसका असर सिपॉइज पर भी हुआ। देखो, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद इंग्लैंड से ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड इंडिया में भर भर के आने लगा, जिससे इंडियन इंडस्ट्रीज खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को अब चीप मशीन मेड गुड से कंपीट करना पड़ रहा था ब्रिटेन के। ओके, फिर आता है मिलिट्री कॉजेस। देखो, रिवॉल्ट ऑफ 1857 शुरू हुआ एक सिपॉय म्यूटनी के रूप में। इंडियन सिपॉयज जो ब्रिटिश ट्रूप्स का 87% से भी ज्यादा थे, उनको ब्रिटिश सोल्जर्स से इंफीरियर माना जाता था। एक इंडियन सिपॉय की सैलरी भी एक यूरोपियन सिपॉय के कंपैरिजन में कम होती थी, भले ही उनका रैंक सेम हो। उन्हें अपने घर से दूर दूर तक सर्व करने के लिए मजबूर किया जाता था। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट पास किया, जिसमें कहा गया कि सिपॉयज को सी के पार भी ब्रिटिश लैंड में सर्व करने के लिए तैयार रहना होगा। ओके, यह था मिलिट्री कॉस्ट। और अभी आएगा इमीडिएट कॉस्ट, मतलब रिवॉल्ट से जस्ट पहले क्या हुआ था। देखो, रिवॉल्ट ऑफ 1857 का इमीडिएट कॉस्ट था ग्रीस्ड कार्टिजेस का मामला। एक र्यूमर स्प्रेड हुआ कि नए जो इनफील्ड राइफल्स के कार्टिजेस है वो काऊ और पिग फैट से ग्रीस्ड किए गए हैं। इन राइफल्स को लोड करने से पहले सिपॉइज को कार्टिजेस के पेपर को मुंह से काटना पड़ता था, और हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सिपॉइज ने इनका यूज करने से इनकार कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें काऊ और पिग का फैट है, हिंदूस नहीं उठाएंगे, हिंदूस मुंह का यूज नहीं करेंगे और मुस्लिम्स भी मुंह का यूज नहीं करेंगे ऑफ कोर्स। लॉर्ड कैनिंग ने इस गलती को सुधारने की कोशिश की और इन ऑफिशियल कार्टिजेस को विड्रॉ कर लिया, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। कई जगह अनरेस्ट फैल चुका था। मार्च 1857 में मंगल पांडे, जो बाराकपुर में एक सिपॉय था, उसने कार्टिजेस यूज करने से इनकार कर दिया और अपने सीनियर ऑफिसर्स पर हमला कर दिया। उसे 8 अप्रैल को फांसी दी गई। 9 मई को मेरठ में 85 सोल्जर्स ने नए राइफल का यूज करने से इनकार कर दिया और उन्हें 10 साल की इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई। तो अभी हम बात करेंगे सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट। ये रिवॉल्ट पूरे एरिया में फैल गया, पटना के आसपास से लेकर राजस्थान के बॉर्डर्स तक। जो मेन सेंटर्स थे वो थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर और अरहा इन बिहार। लखनऊ ये अवध का कैपिटल थी। बेगम हजरत महल, जो एक किंग ऑफ अवध की एक बेगम थी, उन्होंने रिवॉल्ट की लीडरशिप संभाली। कानपुर, यहाँ रिवॉल्ट नाना साहेब ने लीड किया, जो पेशवा बाजीराव टू के एडॉप्टेड सन थे। उन्होंने रिवॉल्ट ज्वाइन किया क्योंकि उनकी पेंशन ब्रिटिश ने बंद कर दी थी। विक्ट्री थोड़ी देर के लिए थी। कानपुर को फिर से ब्रिटिश ने रिकैप्चर कर लिया जब नए रिइंफोर्समेंट आ गए। रिवॉल्ट को टेरिबल वेंजेंस के साथ सप्रेस किया गया। नाना साहब तो एस्केप कर गए, लेकिन उनके ब्रिलियंट कमांडर तांतिया तोप ने स्ट्रगल कंटिन्यू रखा। तांतिया तोपे को आखिरकार डिफीट, अरेस्ट और हैंग कर दिया गया। झांसी में क्या हुआ? झांसी में 2 साल की रानी लक्ष्मीबाई ने रेबल्स को लीड किया जब ब्रिटिश ने उनके एडॉप्टेड सन का क्लेम टू द थ्रोन एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। उन्होंने बहादुरी से फाइट किया ब्रिटिश फोर्सेस के अगेंस्ट, लेकिन आखिर में डिफीट हो ही गई। ग्वालियर में क्या हुआ? जब रानी लक्ष्मीबाई एस्केप कर गई तो उनसे तांतिया टोपे जुड़ गए और दोनों ने मिलकर ग्वालियर मार्च किया और उसे कैप्चर कर लिया। बहुत ही फियर्स फाइटिंग हुई, जिसमें रानी ऑफ झांसी ने टाइग्रेस की तरह फाइट किया और आखिर तक लड़ते हुए शहीद हो गई। बाद में ग्वालियर फिर से ब्रिटिश ने रिकैप्चर कर लिया।
बिहार में क्या हुआ? बिहार में रिवॉल्ट को कुंवर सिंह ने लीड किया, जो जगदीशपुर के रॉयल हाउस से बिलोंग करते थे। ओके, तो अभी बात कर लेते हैं सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट। रिवॉल्ट ऑफ 1857 लगभग 1 साल तक चला। इसे 1858 के मिडिल तक सप्रेस कर दिया गया। जुलाई 8, 1858 को मेरठ के आउटब्रेक के 14 महीने बाद लॉर्ड कैनिंग ने फाइनली पीस प्रोक्लेम किया। ओके, तो आपको एक स्क्रीन पे एक लिस्ट दिख रहा होगा, वो है प्लेसेस ऑफ द रिवॉल्ट और लीडर्स का नाम, इंडियन लीडर्स, उन प्लेसेस में कौन से इंडियन रूरल लीडर्स थे और कौन से ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जो लड़ रहे थे इंडियंस के खिलाफ। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे व्हाई डिड द रिवॉल्ट फेल, मतलब ये रिवॉल्ट फेल क्यों हुआ। पहला, लिमिटेड अपराइजिंग। हालांकि रिवॉल्ट काफी वाइडस्प्रेड था, लेकिन देश के बहुत बड़े हिस्सों में इसका कोई असर नहीं पड़ा। ये रिवॉल्ट मेनली डोब रीजन तक सीमित था। बड़े प्रिंसली स्टेट्स जैसे हैदराबाद, मैसूर और कश्मीर और छोटे राज्य जैसे राजपूताना ने इस रेवोल्यूशन में भाग नहीं लिया। साउथ के प्रोविंसेस ने भी इसमें हिस्सा नहीं लिया। फिर एक और रीजन था, नो इफेक्टिव लीडरशिप। रेबल्स के पास कोई इफेक्टिव लीडर नहीं था। हालांकि नाना साहेब, तात्या टोप और रानी लक्ष्मीबाई बहादुर थे, लेकिन पूरे मूवमेंट को यूनिफाई करने वाला लीडर की कमी थी। रेबल्स के पास आदमी और पैसा दोनों की कमी थी। वहां ब्रिटिश को लगातार मेन, मनी और आर्म्स का सप्लाई मिलता रहा। और फिर एक रीजन था, नो पार्टिसिपेशन ऑफ द मिडिल क्लास। अंग्रेजी शिक्षित मिडिल क्लास, अमीर व्यापारी, ट्रेडर्स और जमींदार्स ऑफ बंगाल ने ब्रिटिश का साथ दिया रिवॉल्ट को दबाने में। ओके, तो फिर अभी हम बात करते हैं रिजल्ट्स ऑफ द रिवॉल्ट। तो रिजल्ट क्या था? पहला रिजल्ट था एंड ऑफ कंपनी रूल। 1857 का माहौल अपराइजिंग मॉडर्न इंडिया के इतिहास में एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। इस रिवॉल्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल का अंत कर दिया। फिर आता है डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। अब इंडिया सीधा ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। इसका अनाउंसमेंट लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में एक दरबार के दौरान 1 नवंबर 1858 को क्वीन के नाम पर प्रोक्लेमेशन के जरिए किया। अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मा क्वीन विक्टोरिया ने ले लिया, जो असल में ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर था। इंडिया में ऑफिस बनाया गया जिसे कंट्री की गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था। ओके, फिर आता है रिलीजियस टॉलरेंस। धार्मिक टॉलरेंस का वादा किया गया और इंडियन कस्टम्स और ट्रेडिशंस का ध्यान रखा गया। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज। गवर्नर जनरल को पद से हटाकर अब वाइसरॉय बनाया गया। इंडियन रूलर्स के राइट को रिकॉग्नाइज किया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को एबोलिश कर दिया गया। एडॉप्ट किए गए पुत्रों को भी लीगल हेयर माना गया। और फिर आता है मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन। ब्रिटिश ऑफिसर्स और इंडियन सोल्जर्स के बीच का रेशियो बढ़ा दिया गया, लेकिन आर्मरी ब्रिटिश के पास ही रही। बंगाल आर्मी का डोमिनेंस खत्म करने के लिए नए अरेंजमेंट्स किए गए। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन के बारे में। देखो, 1857 का रिवॉल्ट ब्रिटिश रूल के दौरान एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट था। हालांकि ये रिवॉल्ट अपना डिजायर गोल अचीव नहीं कर पाया, लेकिन इसने इंडियन नेशनलिज्म का बीज जरूर बोया इंडियंस के अंदर। ओके, समझ गए? आई होप आप समझ गए। तो कुछ बुक्स है, आप स्क्रीन पे देख लो, जो कि इस रिवॉल्ट के ऊपर लिखा गया है। आप चाहे तो इन्हें पढ़ सकते हो। दोस्तों, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया। अगर समझ में आया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट्स में पूछिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक्स दोस्तों, तब तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।